गाइस ये तो हम जानते ही हैं कि जो केबल एंड वायर स्पेस जो है ना, इसके अंदर 5-6 ईयर से काफ़ी मैसिव बूम चल रहा है एंड ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ये बूम कंटिन्यू भी हो सकता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? आज की डेट में जितनी भी सनराइज सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो एआई डेटा सेंटर्स की बात करो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात करो, चाहे वो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की बात करो, इन सारे सेक्टर्स के अंदर केबल एंड वायर स्पेस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी रीजन की वजह से ये सेक्टर जो है ना, ये 12-14% पे ग्रो कर रहा है। लेकिन आपको एक और बात भी समझनी पड़ेगी कि किसी भी सेक्टर के अंदर ना दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज स्पेस और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज स्पेस। ऑर्गेनाइज स्पेस वो होता है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और अनऑर्गेनाइज के अंदर क्या रहता है, बहुत छोटी छोटी शॉप्स रहती हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करती हैं। अब होता क्या है ना, जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर ग्रोथ आज की डेट में बहुत ज़्यादा आ रही है, ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज स्पेस को बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आगे जाके ग्रो कर सकती हैं। और यही ट्रेंड दिख रहा है केबल एंड वायर स्पेस के अंदर लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जैसे पॉलीकैब हो गया या आरआर केबल हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, डायनामिक केबल्स हो गया, ये सारी कंपनीज बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही हैं। और जो बाकी छोटे प्लेयर्स हैं, दे आर लूजिंग अवे द मार्केट शेयर। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, गाइस लॉजिकली सोचो, जितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं इसके अंदर पैसा ना बहुत ज़्यादा लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ तक भी खर्चा आ जाता है, 1 लाख करोड़ तक का भी खर्चा आ जाता है। अब इतने बड़े बड़े अगर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो अगर इनको वायर्स और केबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये लोग किसी छोटे प्लेयर से नहीं खरीदेंगे, ये किसी बड़े प्लेयर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जिससे इनको कम से कम क्वालिटी के ऊपर ना इनको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर मान लो उनके किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गई या केबल एंड वायर उन्होंने किसी ऐसे छोटे प्लेयर से खरीद ली और वहां पर क्या हुआ, उनकी क्वालिटी के अंदर इश्यूज आने लग गए, तो उनको बहुत ही मैसिव नुकसान हो सकता है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं ये बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रही हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पॉलीकैब की बात करूं, जिसका भी Q1 FY27 के भी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 39% की ग्रोथ दिखाई है YoY। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रेट पर ग्रो कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड भी जो ये कंपनी है ना, आराम से 25-30% की ग्रोथ रेट दिखा सकती है। अगर मैं इसके मार्केट शेयर की बात करूं तो कई 2-3 ईयर्स पहले इस कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो अराउंड 19% था। आज ये मार्केट शेयर हो चुका है 33% और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर वो इस मार्केट शेयर को 50% तक लेकर जा सकते हैं। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि ऑर्गेनाइज स्पेस जो है ना, इसके अंदर ही बहुत ही मैसिव स्कोप होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स एंड दिस इज द स्पेस वी शुड डेफिनेटली ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड। अब इसके अंदर सबसे बड़ा विनर जो है ना, वो है केबल सेगमेंट। अब गाइस देखो होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो एआई डेटा सेंटर्स हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, या लॉजिकली एक बात सोचो, अगर इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के अंदर बढ़ने वाले हैं तो उनको चार्जिंग पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, उसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उनको पावर केबल्स चाहिए। ये कंपनीज जो है ना, वो पावर केबल्स बनाती हैं एंड माइंड यू कि पावर केबल्स जो है ना, इसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा रहते हैं। इससे आपको ना एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि केबल्स जो है ना, ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है लो वोल्टेज और एक होती है हाई वोल्टेज। देखो लो वोल्टेज का मतलब क्या होता है ना, जो शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर जो ट्रैवल करने में हेल्प करती है। मतलब यहाँ पर मेजरली काम क्या कर देते हैं, वायर्स यूजुअली काम ज़्यादा आती हैं। लेकिन अगर मैं केबल की बात करता हूँ तो वो हाई वोल्टेज ज़्यादा रहती है। अगर मान लो एक सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। अब सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चाहिए होगा पावर केबल्स। अब यहाँ पर जो पावर केबल जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत ही हाई वोल्टेज की रहती है और हाई वोल्टेज की केबल के अंदर मार्जिन भी ज्यादा रहते हैं कंपनीज के। तो गाइस सिंपल सी बात ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, जो आज की डेट में बहुत हाई रेट पर ग्रो कर रही हैं, इन्हें बहुत ही हाई वोल्टेज की पावर केबल्स चाहिए होती हैं और ये कंपनीज जो है ना, आज की डेट में इनको ये पावर केबल सप्लाई कर रही हैं। अगर मैं वायर्स की बात करूं तो वायर कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, मॉल्स बनने हैं उनके अंदर, ऐसी टाइप की जगहों के अंदर वायर्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये काफ़ी कमोडिटाइज्ड है। कमोडिटाइज का मतलब क्या कि इसके अंदर जो है ना, आपके मार्जिन एक तो थोड़े कम रहते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े अगर बढ़ जाएं तो इसके प्राइसेस को इंक्रीज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब गाइस ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जब हम Q1 FY27 के पॉलीकैब के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीकैब ने ना Q1 FY27 के अंदर 39% से अपनी सेल्स को ग्रो किया है। अगर मैं इसके एबिडा की बात करूं तो वो 32% से इंक्रीज किया है।
इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि कंपनी जो है ना उसको इस क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिली है। और अगर मैं पैट की बात करूं तो वो 33% से ग्रो किया है। लेकिन ये जो नंबर्स है ना ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। अगर हमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसके रीजंस क्या हैं कि उस लेवल पे मार्जिन्स जो है ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर क्यों नहीं बढ़े, तो उसके अंदर हमें सेगमेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो अब एक काम करते हैं, सेगमेंट्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं केबल एंड वायर स्पेस के बारे में। अगर आप इसके नंबर्स को देखो ना तो कंपनी ने अराउंड 39% की ग्रोथ करी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसके मार्जिन्स को देखें तो ये Q1 FY26 के अंदर इसके मार्जिन जो थे वो अराउंड 14.7% के थे। लेकिन Q1 FY27 के अंदर आते आते ये मार्जिन्स 13.3% पर आ चुके हैं। इसका मतलब मार्जिन्स जो है ना ये थोड़े से कम हुए हैं। इसका रीज़न एक बार समझते हैं गाइस क्या है। अब जैसे देखो गाइस केबल्स एंड वायर स्पेस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि केबल्स जो है ना वो हाई मार्जिन बिजनेस रहते हैं और वायर्स जो हैं उनके अंदर मार्जिन थोड़े से कम रहते हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि Q1 जो है ना वो रिलेटिवली एक वीकर क्वार्टर होता है, क्योंकि अगर आप इसके नंबर्स को फिर से देखो Q4 FY26 के अंदर जो इसके नंबर्स थे और इनके जो Q1 FY27 के अंदर जो नंबर्स हैं उनके अंदर 7% का डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब गाइस एक बात समझो, Q1 जो होता है ना वो रिलेटिवली एक वीकर क्वार्टर रहता है कंपेयर टू Q4, क्योंकि एक बात समझो कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको ईयर एंड तक आते आते सारी कंपनीज जितनी भी होती है ना वो इनको पुश करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको अपनी डेडलाइंस को मीट करना पड़ता है। क्योंकि डेडलाइंस को मीट करेंगे तो वो प्रोजेक्ट को ज़्यादा जल्दी पुश करेंगे, तो एग्जीक्यूशन जो होता है वो Q4 के अंदर सबसे फास्टेस्ट रहता है, जिसकी वजह से केबल्स और वायर्स की डिमांड बहुत ही मैसिव होने लग जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन Q1 के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए जाएंगे, बजट बनाए जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है ना जो अप्रैल और मई का जो टाइम रहता है वो थोड़ा सा सबड्यूड ही रहता है, जिसकी वजह से Q1 यूजुअली एक वीकर क्वार्टर ही माना जाता है। लेकिन अगर मैं Q1 FY26 के एंगल से बात करूं तो इसके अंदर ग्रोथ तो आई है 39% की, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अपनी मैनेजमेंट कॉल के अंदर यह बात बोली है कि कंपनी का जो वायर सेगमेंट है ना उसने बेटर परफॉर्म किया है। अब देखो इस वायर्स कहाँ पे यूज होती हैं, वायर्स यूज होती है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पर इनकी डिमांड थोड़ी बढ़ तो गई है और केबल की डिमांड ज्यादातर रहती है इंस्टीट्यूशनल, मतलब बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बल्क के अंदर ही ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन Q1 में थोड़ी सी स्लो रहती है, इसलिए केबल सेगमेंट जो है ना Q1 के अंदर यूजुअली सफर करता है। तो यही चीज मैनेजमेंट ने देखी कि इनकी जो वायर सेगमेंट है ना उसने इस क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आपको वायर सेगमेंट में एक बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर मार्जिन ज्यादा नहीं होते और इनकी जो इनपुट कॉस्ट जो होती है ना, देखो सिंपल सी बात समझो, इसकी जो रॉ मटेरियल है जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अब इनके प्राइसेस जो थे वो पीछे कुछ क्वार्टर्स के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गए थे और प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इनको प्राइस इंक्रीज करना पड़ गया था कंपनी को। इसकी वजह से इनके सेल्स नंबर्स है ना ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इनकी वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो वो अराउंड 7 to 8% के अराउंड इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है और बाकी सारी की सारी ग्रोथ जो आ रही है वो प्राइस ग्रोथ की वजह से आ रही है। और इसी रीजन की वजह से अगर आप देखोगे ना तो इनके मार्जिन जो है Q1 FY26 के अंदर 14.7% थे, लेकिन ये रिड्यूस हो गए कितने पे, 13.3% पे। उसका रीजन यही है कि वायर्स बिजनेस जो है ना वो ज्यादा चला और जैसे मैंने आपको बताया था कि केबल्स जो है वो हाई मार्जिन बिजनेस है और केबल सेगमेंट जो है ना वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा सबड्यूड ही रहा। अब गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि केबल सेगमेंट जो है वो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया केबल सेगमेंट जो है वो प्रोजेक्ट बेस पे डिपेंड करता है। अब प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारा रेवेन्यू जो है ना वो एक ही क्वार्टर के अंदर आ जाता है, तो मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनके जो केबल सेगमेंट के अंदर जो अपनी वो ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे थे वो आराम से FY27 के अंदर इजीली उसे अचीव कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन जो था ना जिसकी वजह से मार्जिन इनके कम रहे वो था इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इनकी डी ग्रोथ हो गई है अराउंड 11% की। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट क्वार्टर के अंदर वॉर जो हो गई थी ईरान के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स जो थी ना वो काफ़ी इंक्रीज कर गए थे और शिप्स जो थी उनको ट्रैवल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। इसकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो गया। अब आप ये तो जानते ही हो कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है ना वो काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस रहता है केबल्स एंड वायर स्पेस के अंदर भी, और इसी रीजन की वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो इस क्वार्टर के अंदर थोड़े से कम हो गए हैं। बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। फिर बात करते हैं FMEG सेगमेंट की। अब FMEG क्या है, फास्ट मूविंग इंजीनियरिंग गुड्स। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे सोलर इन्वर्टर्स आ जाते हैं, लाइट बल्ब्स आ जाते हैं, फैंस आ जाते हैं, स्विच बॉक्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी पॉलीकैब ने अब बनानी स्टार्ट कर दी हैं
हैं और इसके अंदर वो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और उसके अंदर मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब ये सेगमेंट जो है ना ओवरऑल तो काफ़ी छोटा है कंपेयर टू केबल्स एंड वायर्स, लेकिन आने वाले टाइम पे ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इंप्रूव भी कर सकती है। अब इसके नंबर्स की तरफ अगर हम देखें तो कंपनी ने इस ईयर के अंदर 71% का ग्रोथ दिखाया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। और अगर इसमें मार्जिन्स की बात करूं तो Q1 FY26 के अंदर इसके जो मार्जिन्स थे वो अराउंड 2% थे, मतलब इसके जो EBIT मार्जिन्स होते वो अराउंड 2% थे, लेकिन आज की डेट में वो मार्जिन्स किस पे आ चुके हैं, 8% पे आ चुके हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये मार्जिन्स और भी इंप्रूव करेंगे। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है ना दैट इज EPC। अब EPC क्या है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है ना, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लो एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाना है, अब ये एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि कितनी बड़ी मेट्रो लाइन बननी है, मेट्रो स्टेशंस बनने हैं। अब हर जगह पे इनको इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दे वुड नीड वायर्स एंड पावर केबल्स, और वो सारे के सारे कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो पॉलीकैब प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉलीकैब जो है ना वो अपने रेवेन्यूज को एक साथ एग्जीक्यूट करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी रेवेन्यूज है ना दे आर क्वाइट लंपी इन नेचर। अब लंपी इन नेचर का क्या मतलब होता है कि कुछ क्वार्टर्स के अंदर तो इतने अच्छे रेवेन्यूज नहीं आएंगे और एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा रेवेन्यूज रिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल FY27 के अंदर नंबर्स जो हैं दे कैन लुक रियली रियली गुड। Q1 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम कर रही हैं उनके अंदर थोड़ा सा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले रहता है। अब डिले रहेगा तो काम होगा नहीं, इसकी वजह से EPC सेगमेंट जो है ना उसका इस क्वार्टर के अंदर डी ग्रोथ आई है, लेकिन एज आई जस्ट सेड नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर मैं इसके मार्जिन्स की बात करूं तो Q1 FY27 के अंदर इट वाज 7.7% और ये Q1 FY27 के अंदर आते आते 11% के अराउंड आ चुका है, तो मार्जिन्स तो इसके अंदर अच्छे चल रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अब गाइस ये तो थे Q1 FY27 के नंबर्स, लेकिन अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो मैनेजमेंट जो है ना वो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि वो अराउंड 25 to 30% की ग्रोथ इजीली अचीव कर सकते हैं, विच इज फिनोमिनल। क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करूं तो अराउंड 12 to 14% की चल रही है, और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो आराम से 1.5 to 2 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ रेट को विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। और गाइस पॉलीकैब इतना ग्रोथ तब कर पा रहा है जब ऑलरेडी वो एक मार्केट लीडर है, मतलब जितनी भी और कंपनीज है ना जो ऑर्गेनाइज स्पेस के अंदर वर्क कर रही हैं वो अराउंड 4 to 5x इनसे छोटी हैं। इसका मतलब ये कि पॉलीकैब इतने बड़े स्केल के अंदर भी इस अच्छे रेट पर ग्रो कर पा रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि आराम से अपने मार्केट शेयर को अराउंड 50% तक कर सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैनेजमेंट के ऑप्टिमिज्म को बताता है। साथ में आपको एक और पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है ना ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स 8,000 करोड़ का केपेक्स करने वाली है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज कंपनी 1600 करोड़ का केपेक्स कर रही है एवरी ईयर। ये भी आपको एक चीज और बता सकता है कि आने वाले टाइम पे मैनेजमेंट जो है ना वो किस रेट पे अपने रेवेन्यूज को एक्सपेक्ट कर रहा है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब गई सिर्फ पॉलीकैब ही नहीं, चाहे आप RR केबल की बात करो, डायनामिक केबल्स की बात करो, KEI इंडस्ट्रीज की बात करो, ये सारी कंपनीज भी बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ रेट को दिखा रही हैं, और ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो केबल्स पे ही फोकस कर रही हैं। इसका मतलब नेक्स्ट जो सेक्युलर ट्रेंड जो आ रहा है ना जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे इन कंपनीज के मार्जिन बढ़ेंगे वो है केबल सेगमेंट, और इसके अंदर मार्जिन भी अच्छे होने वाले हैं। पॉलीकैब भी इसी ट्रेंड के ऊपर वर्क कर रहा है, और बाकी सारी कंपनीज भी पावर केबल्स के ऊपर ही मेजर फोकस रख के बैठी हैं। इसकी वजह से इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो भी बहुत ही अच्छे रेट पर होंगे और मार्जिन भी एक्सपैंड करेंगे। अगर मार्जिन एक्सपैंड करेंगे तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा तो इनका ROE इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स दीज कंपनीज कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर्स इन द टाइम्स टू कम। लेकिन वही बात है गाइस, हमें इन कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट जो बोल रही है अगर वो एग्जीक्यूट भी कर पाए तो दीज कंपनीज कैन डू रियली रियली वेल। और यही हम आपको सिखाते हैं अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर, जहां आपको ये पूरा बताएंगे कि आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क किस तरीके से देखना पड़ता है, कि किसी भी कंपनी को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, या फिर आपको वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.